नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश में योगी राज में आने के बाद, यानी योगी सरकार जब से बनी है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से ही भू माफियाओं की शामत आई हुई है। क्योंकि योगी सरकार की कार्रवाई से साफ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर के बाद अब डॉन अबू सलेम के भाई और उसके करीबियों पर पुलिस की नजरें टेढ़ी हो गई हैं। इनकी भी संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में लखनऊ के हुसैनगंज और लालबाग में 2 जमीनों के दस्तावेज निकलवाए गए हैं। अबू सलीम का फर्जी पासपोर्ट लखनऊ में बनवाने में इस भाई ने काफी मदद की थी। पुलिस अफसरों का कहना है कि संपत्ति की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार गिरोह पर शिकंजा कसने के दौरान ही कुछ लोगों ने पुलिस कमिश्नर से अब सलेम के एक भाई की कई संपत्तियों का ब्यौरा बताते हुए कई शिकायतें की थी। इस पर ही पुलिस को इनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाने को कहा गया था। पुलिस ने हुसैनगंज में एक अपार्टमेंट और लालबाग में एक जमीन के दस्तावेज एलडीए से निकलवाए हैं। तो इस बारे में अधिकारी ज्यादा नहीं बता रहे, लेकिन ये दावा जरूर कर रहे हैं कि अबू सलेम के करीबियों के बारे में कई जानकारियां जुटाई गई हैं। जांच में गड़बड़ मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और अबू सलेम से पहले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और कई ऐसे नाम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यानी एक संदेश सीधा किया गया है कि जिन्होंने गलत किया था अब उनका भी नंबर आ रहा है, गलत बख्शा नहीं जाएगा। जो कर चुके हैं उन्हें भी चुन चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली जो कगार है उस पे योगी सरकार चल रही है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब अबू सलेम, उसके करीबी जो हैं, उसके भाई जो हैं, उनके खिलाफ शिकंजा प्रशासन कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। बिल्कुल, और ये वो लोग जिनसे आम जनता खौफजदा रहती थी, ये वो लोग जो आम जनता की जमीन पर कब्जा करते थे, उनको डराते थे, धमकाते थे, ये वो तमाम लोग जिनसे आम जनता डरती थी, उन तमाम लोगों पर अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। और अब अबू सलीम के गुर्गों की बारी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, इन तमाम लोगों की संपत्तियों को जब्त किया गया। वो संपत्ति जो अवैध रूप से कब्जा की गई, वो संपत्ति जो जनता की थी, लेकिन आम जनता की संपत्ति को डर के माहौल में और डर से उनसे छीन लिया गया। उन तमाम संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। अब अबू सलीम की बारी है। अबू सलीम के गुर्गों तक अब जांच पहुंची है और लगातार जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं और अब पूरी कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश से ये जो माफिया है, बाहुबली है, ये एक तरीके का जो कचरा है उत्तर प्रदेश में, उसको साफ किया जाए और उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा प्रदेश बनाया जाए। तो अबू सलेम कौन है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। हालांकि हर कोई जानता है, इस नाम से कोई ऐसा नहीं है कि अनजान है। कई उस पे मुकदमे, गुलशन कुमार की हत्या में शामिल पकड़े गए शूटरों के बाद कई खुलासे हुए थे। इसके अलावा अबू सलेम आजमगढ़ जिले का रहने वाला है और 1991 में उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई। तो इसके गुर्गों ने और इसने मिलकर काफी आतंक मचाया। अबू सलेम हीरो हीरोइनों को, यानी अभिनेता अभिनेत्रियों को धमकी देकर उनसे धन उगाही का काम भी किया करता था। जो रुपए देने में आनाकानी करते उनकी हत्या करा दी जाती थी, धमकियां दी जाती थी। कई नाम ऐसे। तो सलेम के इस राज का खुलासा 1997 में हुआ था। बिल्कुल, जिन लोगों पर हाथ डाले में पिछली सरकारें कतराती थी, लेकिन अब उनका सफाया हो रहा है। अब इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, अब इनको सहयोग नहीं किया जाएगा इनका अंपायर खड़ा करने में। अब इनको खलास किया जा रहा है, इनकी सफाई की जा रही है ताकि आम जनता सांस ले सके, चैन की सांस। और जो डर का माहौल, जो भयजदा थी जनता, उससे अब उनको निजात मिले। तो अब उत्तर प्रदेश में सफाई अभियान चल रहा है। ये तमाम वो लोग जो आम जनता को डराते थे, धमकाते थे, जिनकी संपत्तियों को जब्त करते थे, इन तमाम लोगों पर अब कार्रवाई हो रही है। अब अबू सलीम के गुर्गों की बारी है। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी कुछ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देते हैं। गौरव मिश्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तारिक अहमद लारी जुड़े हैं, नेता हैं सपा के। संदीप चौधरी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और संजय गुप्ता जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान और अब अबू सलीम के गुर्गों की बारी है। ये वो लोग हैं जिनसे आम जनता डरती थी, बेज़दा थी, कि जो संपत्ति होती थी आम जनता की उनको जब्त कर लिया जाता था, उन्हें डराया जाता था, उगाही की जाती थी। अब इन लोगों का सफाया हो रहा है।
तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया कैसा लग रहा है? उत्तर प्रदेश में अब सफाई हो रही है, ये वो लोग जिनसे लोग डरते थे, आम जनता डरती थी, अब माहौल को अच्छा करने में सहयोग इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनकी सफाई हो रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? मैडम, सबसे पहले तो मैं इतराज करूंगा कि अबू सलेम, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के साथ आपने आजम साहब का नाम कैसे जोड़ दिया? माफी मांगी, तब आगे बात करूंगा, नहीं तो कैप्चर को एक लोग करिए। देखिए, मैंने नाम तो नहीं जोड़ा है। बिल्कुल माफी मांगनी पड़ेगी आपको। आप ऐसे कैसे? मैंने नाम नहीं जोड़ा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल, एक सेकंड मैं क्लियर कर देता हूं चीजों को। तारिक अहमद एक सेकंड। तारिक अहमद एक सेकंड। तारिक अहमद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तारिक अहमद एक सेकंड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अबू सलेम और जो माफिया हैं उनके साथ आजम खान का नाम नहीं जोड़ रहे। एक सेकंड आप सुनेंगे। तारिक आप सुनेंगे? मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके साथ डिबेट नहीं कर सकता। ठीक है तारिक, आप डिबेट करें ना करें, लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। तारिक अहमद, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप डिबेट में रहें ना रहें वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं बता दूं उनके साथ नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि वो भी गैंगस्टर हैं या वो गुंडे हैं या वो कोई वो है। लेकिन कई जगह से ऐसी खबरें आई थी, जमीन को लेके उन पे कई मुकदमे दर्ज हुए, कहने का संदर्भ वो था। उनके साथ नाम जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो डॉन है या वो गुंडे हैं या वो, तो मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं, है ना। तो उसके लिए थोड़ी गलतफहमी हो गई है शायद आपको भी, और अगर आपको ऐसा लगता है तो हम उसके लिए खेद जताते हैं। चलिए ठीक है अबू सलीम के, ठीक है तारिक अहमद जी सुनिए, अबू सलीम के गुर्गों पर अब कार्रवाई होगी, इस पर आपका क्या कहना है? तो रही है ना प्रदेश की, अब आप बताइए। बिल्कुल करिए। अबू सलीम, तो प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से खुश हैं आप? प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से खुश हैं आप? कार्रवाई कानून के दायरे में करिए, गुंडई को गुंडई ना करिए। गुंडा को मंत्री बैठा के गुंडई नहीं चलाई जाती है। आप कानून के दायरे में करिए, आगे जाकर कोई भी सरकार आए उसको कोई तकलीफ ना हो। पता चला आप लोगों के, इन लोगों की इस कार्रवाई के चलते आगे कोर्ट से कैसा कोई आदेश आ गया जिसमें जुर्माने के तौर पर हजारों करोड़ रुपया सर यूपी सरकार को देना पड़ गया। उस समय आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे समाजवादी सरकार ये नहीं कहेंगे कि आदेश हो रहा है और पिछली सरकारों ने ये काम किया था। कानून के दायरे में कोई काम नहीं हो रहा, कानून के दायरे में जो भी काम होगा उसका मोस्ट वेलकम किया जाएगा। तो अभी तक सारी जो कार्रवाई हुई है वो तो कानून में दायरे में रहकर ही हुई है ना तारिक अहमद? नहीं, आपने हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ी होगी। हाईकोर्ट ने कहा है, साफ लफ्जों में कहा है कि आप जो भी इस तरह की कार्रवाई करें उस पर पूरा टाइम और पूरी सुनवाई करें। हुआ कि हमने ये चिन्हित कर लिया, दूसरों के नाते बुजुर्ग लड़ने का कार्य ना करें, तो ये कहा गया है। इसके बावजूद ये काम हो रहा है। तो आगे जाकर मैं कोर्ट भी देखता हूँ, मैं लॉयर भी रहा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं जानता हूँ आगे जाकर ये लोग जब कोर्ट में अपियर होंगे, जब कोर्ट में बातचीत होगी, कोर्ट में केस होगा, तो ये कोर्ट किसी की भी नहीं होती है। कोर्ट सीधे मुकदमे पे इन लोगों के हक में फैसला सुनाएगी। अगर गैर कानूनी काम हुआ होगा, जो दिख रहा है कि गैर कानूनी काम हुआ है, उस पर जुर्माना भी ठोकेगी। इन लोगों के पूरे प्रॉपर्टी के नुकसान का हर्जाना भी दिलवाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू का पैसा भी दिलवाएगी। तब उसका जिम्मेदार कौन होगा ये मुझे बताया जाए। संजय गुप्ता, ये जो अब कार्रवाई की जा रही है, चूंकि एक के बाद एक कई माफिया जिन्होंने कई दशकों तक लोगों को डरा धमका के गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया, इकट्ठा किया, साम्राज्य खड़ा किया, उसे गिराया जा रहा है। एक संदेश देने की कोशिश है सरकार की सीधा कि जो गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने की बात की जाती है, उस तरफ तो कदम बढ़ाए जा रहे हैं ना? नहीं, देखिए, इसके अंदर अगर जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं और इस तरह के जो देश विरोधी तत्व हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, मैं समझता हूँ ये प्रशासन के लिए एक स्वागत योग्य कर्म माना जाएगा और इसके अंदर अच्छी बातें होना चाहिए। मगर साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जितनी हम सफाई से चर्चा कर रहे हैं, इस तरह का माहौल है नहीं। जो वहाँ पर सेलेक्टिव कुछ लोगों के खिलाफ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर चुन करके, टारगेट करके वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है उत्तर प्रदेश में। मैं कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं सरकार के अंदर जो विधायक हैं,
उनका अगर आप बैकग्राउंड देख लें, सारा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसका संरक्षण यही सरकार कर रही है। कोई बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है, प्रशासन उनको छू भी नहीं सकता है, और बल्कि उनके कहने पर ही वहाँ पर सरकार के अंदर सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर जब हम प्रशासन किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रशासन एक किसी वर्ग का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता। हमारे देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं, इसका तो हम स्वागत करते हैं जो कार्रवाई की आप चर्चा कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखें तो पिछले बहुत सी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं कि जब बीजेपी के नेताओं के तार दाऊद इब्राहिम से मिले, मगर मैं उसको यहाँ पे चर्चा में लाना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई प्रशासन वहाँ कर रहा है बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, मगर इसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। इसमें धर्म के आधार पर सिलेक्टिव रवैया है, आपको नहीं है, लगता है? हाँ, ये सच है। बताइए ना, क्यों लगता है? अभी आपने चर्चा की शुरुआत की, हाँ। तो एक खास संप्रदाय के लोगों के नाम लिए, किसी और का नहीं लिया। नहीं, हमने सांप्रदायिक देख के नाम नहीं लिया, हमने इसलिए नाम लिया क्योंकि वो नाम वजूद में है। उस नाम ने लोगों को डरा धमका के तरीके से अपना साम्राज्य खड़ा किया। हालांकि जो सपा के मेरे दोस्त ने कहा, मैं उस चर्चा पे भी जाना नहीं चाहता, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, वहां की चुनी हुई सरकार, दूसरी पार्टी के चुने हुए बड़े नेताओं के नाम किस तरीके से आतंकवादियों के साथ जोड़ने का प्रयास करती है। आप जो चर्चा कर रहे हैं तो एक प्रतिबिंब है, क्योंकि आपके पीछे से जो आपको मिलता है, जो पीछे से रिपोर्ट्स मिलती हैं, क्योंकि मालूम चलता है कि जी अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आजम खान साहब के लिए कि उन्होंने बहुत ज़मीनों पे कब्जे कर लिया। अरे उन्होंने कितने ह्यूमैनिटी के काम भी करे हैं, आप इसको देखिए। आजम खान साहब ने कितने इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल बनाए, इस पर चर्चा हम नहीं करते हैं। कितनी मानवता के काम करें, कितने सालों से पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, लगातार लोगों की सेवा करते रहे, लगातार चुने रहे, कितने बड़े बड़े पदों पर रहकर उन्होंने यूपी के लिए कार्य किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर सिलेक्टिव ना होकर के सरकार को वहां पर काम करना चाहिए। नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके से सभी धर्म और जाति के अंदर जो गलत लोग हैं उनको पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गौरव मिश्रा, आप पर ये आरोप लगाए सीधा कि आपका सिलेक्टिव रवैया है। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो जाति देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, और पहले अपने घर में सफाई नहीं कर रहे हैं। आपके खुद की पार्टी के जो नेता हैं उन पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और आप जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। सिलेक्टिव रवैया आपका है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी थी तो ये उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश माना जाता था और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। यहाँ तक कि थानों से एक समानांतर साम्राज्य चलता था गुंडों का, अपराधियों का। और जिन अपराधियों का आप नाम ले रही हैं, ये वो नाम है जिनका अपना पूरा का पूरा एक लोकतांत्रिक ढांचा था। पूरे लोकतंत्र को इन लोगों ने बंधक बना करके रखा हुआ था। चाहे वो ठेके हो, चाहे सरकारी किसी प्रकार की खरीद हो, हर चीज में खनन हो, कोयला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसपे इनके गुर्दे काबिज नहीं थे। और ऐसा लगता था कि ये काली छाया उत्तर प्रदेश से कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। और इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसी अपराध जगत को बचपन से देखा है। नजदीक से अखबार खोलते ही ये दिखता था कि कहीं 5 मर्डर, 4 मर्डर, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हत्याएं नहीं होती थी। और कहीं न कहीं उसका तार इस तरह के बड़े माफियाओं के साथ जाकर के जुड़ता था। आज वो साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है, उनकी जमीन समाप्त हो रही है। उनके बनाए हुए काले पैसों से जो संपत्तियां हैं उसको सरकार जब्त कर रही है, तोड़ रही है। किसके हक में? देश की गरीब जनता के हक में। जिन लोगों ने टैक्स दिया है प्रदेश के लिए, देश के लिए, उनके हक में। गौरव मिश्रा जी, आप पर यह आरोप लगा है कि आप जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। अपने पार्टी में क्यों नहीं, जो नेता संलिप्त है किसी न किसी अपराध में, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हमारे पार्टी में आप बताइए कौन सा नेता है, बताइए। संजय गुप्ता जी आपको बता रहे हैं। ऐसा है मिश्रा जी, आप पढ़ के नहीं आते हैं, सुन तो लीजिए। अरे भाई साहब, गौरव मिश्रा जी, आपने कहा कि नाम गिनवाइए तो ये बता रहे हैं। सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। जिस संसद के अंदर आपके 45% चुने हुए सांसद के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हों, और आपकी जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसके अंदर भी तकरीबन 30 से 35% ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। अब अगर आप चर्चा करेंगे तो मैं नाम एक तरफ से शुरू करूंगा, बहुत से लंबे नामों की लिस्ट है मेरे पास, मगर उनके खिलाफ कोई एक कार्रवाई आपने की हो। जैसे अभी आपने देखा सुरेंद्र सिंह का मामला था, किस तरीके से छुड़वा करके ले गए।
आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा था एक्शन होगा, बताइए क्या एक्शन हुआ? आप सुन तो लीजिए, आप भाई साहब एक मिनट, आपने मुझे अवसर दिया, सुन तो लीजिए आप। अरे आप सरकार के अंदर है, सुन तो लीजिए। बहुत मुश्किल से एक नाम, अरे आप उखड़ जाते हैं। सुरेंद्र सिंह, मैंने बताया ना भी आपको, नाम 1000 नाम है आपके, सुनते तो जाइए। कुलदीप सेंगर आप ही की तो पार्टी के विधायक थे, जिसको 1 साल लगा आपको मुकदमा दर्ज करने में और सीबीआई को आना पड़ा दिल्ली से। आप ही की तो पार्टी के नेता थे वो, या किसी और के थे? और चिन्मयानंद के ऊपर से मुकदमे वापस लेने का अनुशंसा आप ही कर रहे हैं। आप ही की सरकार ने अनुशंसा करी है मुकदमा वापस लेने के लिए चिन्मयानंद के ऊपर से। संजय जोशी, एमजे अकबर, मैं कहां से शुरू करूं? और सुनिए, बहुत से विधायक हैं आपके जो गुंडई के अंदर मशहूर हैं, और आपने कोई कार्रवाई उनके खिलाफ कहीं से लेके कहीं तक नहीं की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 3.5 साल के बाद आप जाके 3.5 साल तक क्या कर रहे थे? कहां था वो आपका राम राज्य? आपने कहा था राम राज्य आ जाएगा जिस दिन योगी जी आएंगे। अरे योगी जी क्या राम राज्य लाएंगे? खुद जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली, उनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे थे। और पहला देश का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने आपराधिक मुकदमे को, अपने ऊपर के आपराधिक जो मुकदमे हैं उनको हटाने की अनुशंसा की है। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा। क्या बात कर रहे हैं आप? उन खुद के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। जिस समय पे मुख्यमंत्री की शपथ ली है, उनके खुद के ऊपर आपराधिक मुकदमे थे। आप बात अपराध, ठीक है, एक सेकंड। तारिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, आपके पास अब तक नहीं आया मैं। तारिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्ष नेता है गुप्ता जी, जो है चुनौती नहीं दे सकते, प्रचार नहीं कर सकते टीवी पे बैठ करके। जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है। अरे चुने हुए मुख्यमंत्री में बात है आपराधिक मुकदमे? भाई साहब आप जाके देखिए ना, आप पता कीजिए जिस दिन शपथ ली उन पे आपराधिक मुकदमे थे कि नहीं थे, पता कीजिए आप। आपको मालूम है नहीं? अरे 45% सांसद आज भी गंभीर आपराधिक मुकदमे लिए हुए हैं आपके। ये पता है आपको कि नहीं पता है? जो चुन करके आए हैं, क्यों टिकट देते हैं ऐसे आपराधिक दागी लोगों को आप? एक सेकंड, एक एक करके नहीं, वो हर दल में दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक दल में इस तरीके के दागी उम्मीदवार है, वो हर दल में साफ बता रहे हैं ना। ये चर्चा में अपनी कमीज को साफ बता रहे हैं। ये बता रहे हैं हम सफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, जिसके खुद दाग है वो सफाई क्या करेगा? टिकट दिया है, बाहुबली टिकट दिया है, ये भूल जाते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का प्रयास मत करिए। अरे भारतीय जनता पार्टी को तो जनता आईना दिखा रही है, हमने क्या दिखाना है? और आज आप उन माफियाओं का पक्ष ले रहे हैं, उन अपराधियों का पक्ष। अरे बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अभी आज की बात करें, हम बहुत पीछे जाएंगे तो हर दल का हर ये नेता बात कोई कर ना रहे कोई हैं, दागी दिखाने की मिलेगा जरूरत हमें। नहीं है। उस तो आगे आगे राष्ट्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की बात करना चाहता हूं, जो अब कार्रवाई हो रही है कैसे संदेश जाएगा? संदीप जी, आप क्या रुक करूंगा मैं? अब जो कार्रवाई हो रही है, क्या एक संदेश देने की कोशिश है कि बख्शा नहीं जाएगा, या फिर पिछली सरकारों में भी इस तरीके की कार्रवाई हुई है? अगर हुई है तो आप उसका भी जिक्र करें। आज आप क्या बदलाव देखते हैं उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेर रहे हैं। देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने एक ज्वलंत मुद्दे को उठाया है, और आज बात पार्टियों की नहीं होनी चाहिए थी, नेताओं की नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बहस डाइवर्ट हो जाती है। आज बात हो रही थी ऐसे बाहुबलियों के बारे में, ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में जिनको डर होना चाहिए, जिनके अंदर, तो वो डर इस सरकार ने पैदा करने का काम किया है। जिस तरीके से अकूत संपत्ति उन लोगों ने जमा की थी, वो हमारे और आपके भाई बहनों का, रिश्तेदारों का मर्डर करके, कत्ल करके जबरदस्ती बनाई गई थी। वो संपत्ति अगर उनके पास रहेगी तो समाज में उसका डर बना रहेगा। और जिस तरीके से चीजें आज अबू सलेम तक पहुंची हैं, तो अबू सलेम ने आम समाज से भी अलग हटकर, जो हिंदुस्तान की क्रीम है, या आप कह लीजिए जो फाइनेंस की कैपिटल है मुंबई, और बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा माना जाता है, वहां से पैसा उगाही करने का काम किया। तो इन लोगों की अकूत संपत्ति है, उसकी जांच होनी चाहिए थी, और इन लोगों के अंदर डर होना चाहिए था। और बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि ये क्रिमिनल आज के नहीं है, अब से पहले की सरकारों ने इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की, इनके अंदर वो डर पहले पैदा क्यों नहीं हुआ। जिस तरीके से आज इनके गिरेबान तक हाथ पहुंचा है, ये हाथ पहले क्यों नहीं पहुंचा? क्या पहले की पार्टियां, पहले की सरकार, ये पहले के नेता इनको संरक्षण देते थे, या इन लोगों से उनको भी कुछ मिलता था? इन चीजों पे डिस्कस होना चाहिए, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। पूरा देश इस चीज को देख रहा है, पूरा समाज हमारा इस चीज को सुन रहा है। तो
बहुत अच्छी पहल है। जिस तरीके से अतीक अहमद की गर्दन पकड़ी गई, उनकी संपत्तियां गिराई गई, जब इन लोगों की संपत्तियां गिराई जाती है तो समाज में एक मैसेज जाता है कि क्रिमिनल्स की कोई एज नहीं होती, आज क्राइम करके वो बच नहीं सकता। विकास दुबे वाला आपने केस देखा होगा। अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं तो सरकार, विकास दुबे तो मुसलमान नहीं था, लेकिन अगर क्रिमिनल मुसलमान होगा या हिंदू होगा, उसकी गर्दन कानून की गिरफ्त में आनी चाहिए। आपने देखा होगा आतंकवादी मारे जाते हैं, तो इनको आप हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश ना करें, आप उसको मुसलमान की नजर से देखने की कोशिश ना करें। और अगर बात आजम खान की आती है तो आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम, क्या वो गलत तरीके से पासपोर्ट बनाने में गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या उसकी विधायकी नहीं गई? क्या लोगों ने केस नहीं किए गलत तरीके से यूनिवर्सिटी बनाने में, उनकी जमीनें हड़पने में? तो वो चाहे नेता हो, चाहे बदमाश हो, चाहे हमारा कोई भी बंदा हो, उसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए और हमें ऐसे मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। ठीक है संदीप जी। संजय गुप्ता जी, आखिर कांग्रेस या सपा को क्या आपत्ति है अगर उत्तर प्रदेश में ये सफाई हो रही है इन माफियाओं पर, भू माफियाओं पर, बाहुबलियों पर? ये जो लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो सही है, उन पर पहले अपराध देखा गया कि उन्होंने अपराध किया है, उसके बाद उन पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या आपत्ति है? मैंने सर्वप्रथम अपनी लाइन में कहा कि प्रशासन के इस कदम का हम भरपूर स्वागत करते हैं और समर्थन भी करते हैं और ये बहुत अच्छा कदम है। और मैंने तो ये भी कहा कि ये देर से उठाया गया कदम है, 3.5 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे। मैं इससे आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, जब हम प्रशासन के अंदर बैठ के कार्य करते हैं, पार्टी काम करती है अलग तरीके से, उसका पैमाना अलग है, मगर जब हम प्रशासन के तौर पे काम करते हैं, सरकार के तौर पे काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, कोई भी कार्रवाई सरकार करे। मेरा सिर्फ एक बात का कहना ये था कि सरकार ने जो भी संदेश दिए हैं पिछले 3.5 साल में, प्रयास किया है कि माइनॉरिटीज को दबाने का प्रयास किया। एक मिनट संजय गुप्ता जी, मैं रोकना चाहूंगी। विकास दुबे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विपक्ष को हर चीज से दिक्कत है। अगर यहाँ पर मुसलमानों पर कार्रवाई होती है तो वो खतरे में है, अगर दुबे पर कार्रवाई होती है तो पंडितों पर, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों? आप मुझे अगर बोलने दे तो मैं बोलूं, नहीं तो आप रोक देती हैं। मैंने ये भी ऐड किया है, नहीं औरों को तो आप नहीं रोक रही हैं, मुझे ही रोकती हैं खाली। नहीं बिल्कुल सुन लीजिए ना प्लीज। आप जब मैं कह रहा हूं तो उसमें वो बात छूट जाती है। लेकिन इस पर भी जवाब अब सुन लीजिए ना, इस पर भी मैं जवाब देता हूं। विकास दुबे के साथ फोटो किसकी आती थी टीवी के अंदर? जब आपने एनकाउंटर, जब आपका उससे तालमेल बिगड़ गया तब तो बात अलग है। विकास दुबे के साथ फोटो क्या मेरी आती थी? विकास दुबे के साथ मुख्यमंत्री की फोटो आती थी। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जवाब सुनिए। अब आप नहीं तो आप भी सुन लीजिए ना, मैं आपकी डिबेट में आया हूं तो आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो मत पूछिए क्वेश्चन परसेंट मुझसे। आप बोलिए संजय जी, बोलिए। जब आप उसके अंदर ये सुनना नहीं चाहती ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जब मुख्यमंत्री की फैक्ट पर बात हो, फैक्ट पे बात कर रहा हूं, तो आप सुन नहीं रही हैं उसको। आप मेरी एक भी बात को सुनना नहीं चाहती हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं, आपको बड़ी परेशानी होती है जब सरकार के खिलाफ कोई शब्द कोई कहता है। सुन लीजिए ना, जब परेशानी नहीं होती, हो रही है आपको परेशानी, नहीं जब जाहिर है आप देख लीजिए, आपको परेशानी होता रही है। हम सरकार के विपक्ष में बोलते हैं, आपको परेशानी होती है। सरकार, अरे चर्चा आपने सरकार की ढोल बजाना है तो सरकार की ही बात कीजिए, मत बुलाए कीजिए विपक्षियों को। आप केवल बीजेपी के लोगों को बुला लीजिए, बैठिए आप, बोलिए मेरी आपको। आप भाई साहब बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, एक लाइन तो पूरी करने दीजिए। बोलिए आप। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जब फोटो विकास दुबे की किसके साथ आती थी, आपने नाम छेड़ा, मैंने तो नहीं कहा। और जब उनका तालमेल बिगड़ गया तो आप ये देखिए कि वहां से महाकाल से लेकर के उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला। कैसे गाड़ी पलट गई, कैसे हत्या हो गई, मैं तो उसको सरकारी हत्या कहूंगा। इसके अलावा आगे बढ़ जाइए आप। तो मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार की जो पुलिस है उसकी शक्ल गुंडे जैसे दिखाई नहीं देनी चाहिए। वो पुलिस है, पुलिस की तरह ही दिखनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, महाराष्ट्र की पुलिस हो, नई दिल्ली की पुलिस हो, पूरे देश की कहीं की पुलिस हो, उस पुलिस की शक्ल ये दिखनी चाहिए। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि इस फलां व्यक्ति के पास हम जाएंगे तो ये हमारी मदद करेगा। ठीक है, ये धर्म, ये न्याय की बात करेंगे, गौरव मिश्रा, क्या आपकी पुलिस गुंडों जैसा रवैया अपना रही है? होगी। विपक्ष यूपी के अंदर ये नहीं हो रहा है, बड़ा आरोप है, आप ही जवाब दीजिए इस पे। देखिए, इनका दर्द होना, इनका दर्द बहुत स्वाभाविक है। जिन लोगों के बल से, जिन अपराधियों और दुर्दांत माफियाओं के बल से इनकी पूरी राजनीति की बिसात थी वो ध्वस्त हो रही है।
उनकी जड़ों क्या में बात कर रहे हैं डाला आप? जा किस रहा तरह का है। तर्क है ये? उनके बनाए हुए बड़े बड़े महल और पूरी विरासत जो है वो अरे खत्म की भाई जा साहब, रही है। आपके तो इनका 45% दर्द स्वाभाविक है, सांसद क्योंकि दागी हैं, ये दुनिया पता है में आपको? वही आप राजनीति चर्चा करते करे जा रहे हैं। ये झंडे और आप क्षमा मांगिए देश से, आप देश से क्षमा मांगिए। 45% सांसद आपके दागी हैं, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ये जब सत्ता शासन में आते हैं, अरे आप सत्ता में ऑलरेडी हैं। तांडव ये प्रदेश देखता है। ये तो गृह मंत्री देश के क्या रखते हैं बैकग्राउंड? आपको पता चल जाएंगे। 24 हत्याएं, 17 अपहरण। अरे आपके गृह मंत्री तो लोगों को जलाने के मुकदमे में तड़ी पार रहे हैं। ये आपकी नॉलेज में है कि नहीं है? बुरा नहीं है, इसलिए शांत हो। और आपके सांसदों को गौरव भाई, ये आपको एक मिला हुआ है अच्छा तमगा कि बम बनाना आपकी सांसद जानती है, साध्वी प्रज्ञा, और किसी पार्टी का सांसद बम बनाना नहीं जानता है। कार्यवाही के लिए आपके लोग जानते हैं। इंतजार कर रहा था। अब समस्या ये है कि जब कोई अपराधी साथ साथ पुलिस वालों की हत्या करता है तो ये उस अपराधी के अंदर में जाति खोज लेते हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? उसी जाति के लोगों को मारता है, उसमें जाति नजर इनको नहीं आती। धर्म खोज लेते हैं क्योंकि इनका वोट बैंक प्रभावित होता है। ये तुष्टीकरण में अंधे हो चुके लोग हैं, लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं। आज प्रदेश का नागरिक ईमानदारी से, स्वच्छता से, निर्भीक होकर के इस विश्वास के साथ कहता है कि हमारी सरकार प्रदेश के अंदर अपराध जगत चलाने वाले के खिलाफ काल बनकर के आई है। आपको एनसीआरबी के आंकड़े बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में? ये ऐसे ही आप चर्चा किए जा रहे हैं। आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3.5 सालों के अंदर अपराध का ग्राफ कितना ऊपर गया है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? और नहीं मालूम है तो क्या चर्चा कर रहे हैं आप? आपको यही नहीं पता है? आपको ये मालूम नहीं है कि इस सरकार के राज के अंदर कितने आपराधिक मुकदमे और अपराध इस प्रदेश में कितना बढ़ा है? ये आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप पढ़ लेंगे तो शर्म आ जाएगी आपको समझ में आएगा कि कितना अपराध आज उत्तर प्रदेश के अंदर निरंकुश हो गया है। इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़िए आप जरा एक बार। आप एनसीआरबी के आंकड़े को फिर से पढ़ लीजिए ना एक बार। कितना बताइए, कितना आंकड़ा था आपसे पहले और आज कितना है? आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ कि नहीं कम हुआ। तारिक अहमद, शासन काल में तो अपराध रजिस्टर। अरे एनसीआरबी को आप पढ़ते नहीं है, पढ़ के आप आते नहीं है। आप किस तरह की चर्चा में भाग ले रहे, पता नहीं है बीटेदार है। तारिक अहमद, मैं आपके पास आऊंगा और इस बात का मैं जानना चाहता हूं कि जो आज कार्रवाई हो रही है, आप लोगों के राज में क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई हुई? इन्हीं माफियाओं के खिलाफ, इन्हीं लोगों के खिलाफ जिन्होंने लोगों को डरा धमका के राज किया, यहां पे अपनी संपत्ति को अर्जित किया, लोगों की जमीनों पे कब्जे किए, उस वक्त क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई हुई? हम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते और कानून के ऊपर अपने आप को नहीं समझते। हम लोग वो लोग नहीं है जो सांसद में जाके मुकदमा होने पर रोए नहीं, आपने आपको दिखाया कि हम मर्द मुजाहिद हैं। हम वो भी नहीं है कि किसी की बहू बेटी अगर फंस जाए तो उसको कहे कि कब्र पे निकाल के इनकी औरतों के मुर्दा का बलात्कार करो। हम वो शख्स नहीं है, हमारी वो तरबियत नहीं है, हमको वो सिखाया नहीं गया है। इनको जो सिखाया गया है, बम बनाने की विधि, कट्टा बनाने की विधि, ये सब इनको सिखाई गई है। आप बताइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह है, क्या करते थे? वो सबसे बड़े गुंडे हैं यूपी के। आप बताइए, ब्रिजेश सिंह, जिनको कई सालों तक खोजते रह गए, किस दफाने में उनको पकड़ के लाया गया था उड़ीसा से, माया जी के कहीं से? क्यों नहीं इन लोग की सरकार की लोग लेकर आए? नहीं लेकर आए, इनकी सेटिंग है। आप देखिए ना, विनीत सिंह, इनका भतीजा जो है सुशील सिंह, वो किसके साथ है? वो इन्हीं के साथ है। ये नहीं करेंगे कार्रवाई। भाई सबसे पहली बात है, अगर आप चाहते थे कि कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए तो आप सबसे पहले अपने घर में सफाई करते। आप जाइए गोंडा जाइए, गोंडा जैसे आप अयोध्या क्रॉस करके गोंडा की तरफ एंटर करेंगे, वहां पर उनका साम्राज्य आपको अलग से दिख जाएगा। क्या थे ब्रिजेश सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले क्या थे? क्या हैसियत थी उनकी कि उनके लाइन से चलाओ तो 4 किलोमीटर तक उनकी बाउंड्री दिखाई दी है उसको? कहां से आ गई वो प्रॉपर्टी? कहां से खरीदी उन्होंने प्रॉपर्टी? कैसे पाई उन्होंने वो प्रॉपर्टी? उस पर ये जिक्र नहीं करेंगे गौरव जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। उस पर दही जमा के बैठे हुए मुंह पे। लेकिन एक संप्रदाय को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि इनका भाई, मैं कल एक बैठा हुआ डिबेट में, तो वहां विधायक भी थे इनके, नंदकिशोर गुर्जर, वो तो मुझसे कहना मैं तुम्हें जूते से मारूंगा। भाई ये तो मुझे जूते से मारेंगे, बम से उड़ाएंगे, ये करेंगे क्योंकि इनको चिढ़ है मुसलमानों से। मैं 7 लफ्जों में कहता हूँ, ये चिढ़ते हैं, ये जलते हैं और उनको पैसा नहीं हमारे गाँव से।
हमारी साफ सुथरी कौम को परेशानी है। हाँ, हमारे कौम में कुछ नाम ऐसे हैं जो गंदे हैं, जो नहीं तारिक, ये नहीं जात पात और कौम से ऊपर उठ के कब सोचा जाएगा? अपराधी को अपराधी की नजर से कब देखा जाएगा? इससे ऊपर उठ के, राजनीति से ऊपर उठ के कब सोचा जाएगा? जनाब भाई, इन्होंने कार्रवाई चालू की है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो धर्म से ऊपर उठकर सोचे। ये क्यों नहीं ब्रिजेश सिंह ब्रिजभूषण सावंत का किला ढा दे रहे हैं? ये क्यों नहीं ब्रिजेश सिंह का किला ढा दे रहे हैं? ये क्यों नहीं सुशील सिंह का किला ढा दे रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कार्रवाई तो इन्होंने चालू की है ना, क्योंकि ये गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। तो ये गैर कानूनी कार्रवाई के तहत अब नहीं लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई कर देते। हाँ। तो कौन सी बात थी, ताकि हम लोग इनके ऊपर इल्जाम न लगाते। तो अपने लोग कौन है वो आप नाम गिनवाइए, मैं अभी उनसे जवाब लूंगा उस बारे में। ये जो अपने लोग और तुम्हारे लोग, हमारे लोग, ये कौन है? आप नाम गिनवाइए, फैक्ट पे बात करिए, अभी जवाब लेंगे। सरकार आपके सामने, प्रवक्ता आपके सामने। ब्रिजभूषण सावंत सिंह, सुशील सिंह, ब्रिजेश सिंह, ये तीन लोग गिरा दिए ना। आप पूछिए इन तीनों के बारे में, पूछिए। गौरव जी जवाब दीजिए कि आप अपनों के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे, सीधा आरोप है समाजवादी पार्टी का, और आप विशेष संप्रदाय को या विशेष लोगों को टारगेट कर रहे हैं, विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। अरे नाम तो बात बताइए, अपनों में किसका इन्होंने नाम लिया? हमको नाम बताएं तो मैं उसको स्पष्टीकरण दे दूं। नाम लिया तो मुझे थोड़ी आवाज की आ रही थी, वो के बारे में बोल रहे थे, समझ में आ रहा। माननीय विधायक सुशील सिंह के बारे में ये बोल रहे थे, इन्हें जानकारी नहीं है, इन्हें जानकारी नहीं है। माननीय विधायक सुशील सिंह के पिताजी भी एमएलसी रह चुके हैं और सुशील सिंह बेहद लोकप्रिय विधायक है, बेहद लोकप्रिय विधायक है। गरीब से गरीब तबका भी उनको दिलो जान से चाहता है। सैयद राजा से विधायक है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा एक सिंगल भी नहीं है। किसका ये नाम ले रहे हैं? ये नाम ले मैं बताता हूँ, स्पष्टीकरण देता हूँ, लेकिन मैं जो नाम लूंगा वो हार्डकोर क्रिमिनल्स है, जो इनके दलों में बैठे हैं, जो अपराध का पूरा साम्राज्य चलाते थे, थानों को गुंडों के बल पे चलाते थे, भ्रष्टाचार का नंगा तांडव खेलते थे पूरे प्रदेश में। आज इनका साम्राज्य बस हुआ है तो उनको दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, इनको धर्म और संप्रदाय को देखा जा रहा है। इनको ये नहीं दिखता सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना हमारी कार्यकाल में उसी संप्रदाय के लोगों को दी है। उसमें तो भेदभाव नहीं दिखाई देता, हमारी सरकार तो उसमें भेदभाव नहीं करती। उसके भी आंकड़े निकाले। पश्चिम चंपारण के बगहा में 350 परिवार आजादी के बाद से, मुस्लिम परिवार आजादी के बाद से छप्पड़ में रहने पर मजबूर थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला और आज वो पक्के मकान में रह रहे हैं। ये उनको नजर नहीं आता। मूलभूत सुविधाएं गरीबों को मिले, गरीब की कोई राजनीति, कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने उनको दबा करके, उनको कुचल करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और इन्हीं माफियाओं के बल पर लोकतंत्र को बंधक बना करके रखा। और आज जो लोकतंत्र के जो सौदागर थे उनके ऊपर कार्रवाई कानून कर रहा है तो इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनको इनकी अपनी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। इस बात का भय है, इस वजह से ही दर्द से चिल्ला रहे हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है संदीप जी, आपके पास आऊंगी। ये वो लोग जिन पर कार्रवाई हो रही है, जिनकी वजह से प्रदेश में निवेश करने कोई नहीं आता था और अपराध प्रदेश था, उत्तर प्रदेश भ्रष्ट प्रदेश था, लेकिन अब ईज ऑफ डूइंग की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर प्रदेश है। तो ऐसे में सफाई नहीं तो और क्या है प्रदेश में? और क्यों कुछ पार्टियां हैं जिनको इतनी आपत्ति है इस सफाई से? देखिए मोनिका जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको अगर कुछ टाइम पीछे लेकर जाऊं, आप इनको जरा चुप रहने के लिए बोलिए। एक सेकंड तारिक अहमद जी, आपको पूरा समय दिया जाता है, आप बोल लीजिएगा। पहले संदीप जी की बात भी आप सुन लीजिए। संदीप जी देखिए मोनिका जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूं। आपने महेंद्र फौजी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े क्रिमिनल थे, वो भी पुलिस की गोली से मारे गए, कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई। तस्वीर गुज्जर का नाम आपने सुना होगा, पुलिस की गोली से मारे गए, कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आई। ऐसे कई बड़े लोगों के मैं नाम ले सकता हूं जो पुलिस की गोली का शिकार हुए, क्राइम की दुनिया में बड़े नाम थे, लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। लेकिन जब आज गर्दन अतीक अहमद की पकड़ी जाती है, अंसारी की पकड़ी जाती है, या अबू सलेम तक हाथ पहुंचता है, तो समाज को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। इसको संदीप जी, क्या विपक्ष का भी यहाँ पर सिलेक्टिव रवैया है?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों की छत्र छाया में ये लोग पलकर इतने बड़े हुए हैं, अदरवाइज ये सड़क के गुंडे थे और इनको सड़क पर निपटाया जा सकता था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष को दर्द होता है। और आप देखेंगे जब इन चीजों की जांच होगी, चीजें आगे पहुंचेगी, तो इनके लोगों से कनेक्शन निकलेंगे, बड़े बड़े नेताओं से इनके कनेक्शन निकलेंगे। संजय, आप इस पे कहेंगे, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे उन्हीं चीजों का कि हर बात में हम हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। आज जब कार्रवाई हो रही है, पहले भी हुई है, तब इस तरीके से नहीं होता था कि सांप्रदायिक को टारगेट किया जा रहा है या जाति विशेष को। आज जब ऐसे होता है तो या तो जाति ढूंढी जाती है या फिर विशेष समुदाय ढूंढा जाता है। ऐसा अब क्यों होने लगा है? कार्रवाइयां तो पहले भी होती रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा मुझे अनइंटरप्रेट कहने दिया जाए। मैं आपको जो बात आपने प्रश्न पूछा है, बहुत संजीदा प्रश्न है। ये विषय आज क्यों उठ रहा है? आज तक नहीं था। इसलिए नहीं था कि देश के अंदर जो बात मेरे काबिल प्रवक्ता बीजेपी के दोस्त बैठे हैं अभी बात कर रहे थे, बीजेपी को लोगों ने इस लायक नहीं समझा देश में 70 साल तक कि इनको यहाँ पर राज दिया जा सके, इनको सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जा सके, इसीलिए नहीं चुना था। और इसी बात का डर था जो आज हो गया। जिस बात का डर था वही बात आज हो गई। इन्होंने सत्ता में बैठते के साथ ही सबको आपस में बांटना शुरू कर दिया और यही मैसेज जा रहा है जिसका डर था। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसी चीज़ से रोका गया था। मगर जो गॉडसे की सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? जब वो सरकार के अंदर बैठेंगे तो क्या करेंगे? जो करेंगे, सुन तो लीजिए भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिए। मैंने पहले निवेदन किया था, मुझे पता था आप उखड़ेंगे। मैंने कहा मुझे पता था आप उखड़ेंगे, आपको दर्द होगा। सुन तो लीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे पता था कि इस सोच के लोगों को जब अवसर मिलेगा सरकार बनाने का, जो अपेक्षा थी वही तो आप कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जिसके अंदर आपने पूछा कि आज तक ये बात क्यों नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई। किसी भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बिल्कुल अपराधियों के खिलाफ भी एक्शन लिया इस देश के अंदर। इस देश के अंदर सारी कार्रवाइयां, पूरा लोकतंत्र चला है इस देश के अंदर। अभी थोड़े दिनों से तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पहले भी तो ये देश था, मगर कभी इस तरह की बात नहीं आई। कभी किसी ने खड़े ये नहीं कहा कि सरकार फला जाती है, फला धर्म के लिए काम कर रही है या फला एक वर्ग के लिए काम कर रही है। मगर ये इस तरह की बातें आज क्यों सामने आ रही है, इसकी जिम्मेवारी भी चुनी हुई सरकार की है। उनको इस बात से अपने आप को बचाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सरकार के जो भी वो कार्रवाई कर रहे हैं उसका पुनः स्वागत करना चाहता हूँ, दोबारा स्वागत कर रहा हूँ। अच्छी कार्रवाई है, जितने भी अपराधी हैं इनके खिलाफ होना चाहिए। मैं एक बात कह के खत्म करूँगा कि आपको मिश्रा जी याद नहीं है कि योगी साहब का मैनिफेस्टो उठा लीजिए, प्रधानमंत्री साहब का आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, केंद्र का बीजेपी का। उसमें लिखा गया था कि इतने दिनों के अंदर दाऊद इब्राहिम जेल के अंदर होगा। आ गया क्या? आ गया क्या? प्रत्यारोपण हो जाएगा? हो गया क्या? नहीं हुआ है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार सेलेक्टिवली, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूं, मैसेज लोगों में ये है कि आप सेलेक्टिव एक्शन लेते हैं और आपकी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि ऐसा महसूस ना हो कि सरकार सेलेक्टिव काम कर रही है, बल्कि मैसेज ये जाना चाहिए कि ये सरकार प्रत्येक वर्ग की सरकार है, प्रत्येक धर्म की सरकार है, प्रत्येक जाति की सरकार है। ये मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, संदीप जी कुछ कह रहे हैं। देखिए राजेश जी, मैं एक चीज बता दूं, बहुत अच्छी बात कही हमारे साथी ने, लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम का जिक्र किया, हाँ। आज की तारीख में जैसे दाऊद इब्राहिम मुंबई में आतंकवादी भेज देता था, गोलियां चलवा देता था, लोगों को मरवा देता था, आज के टाइम में तो दाऊद इब्राहिम ये नहीं करता है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, सहारनपुर में पुलिस के सीओ को गोली मार के बदमाश उनकी AK-47 लेके चले जाते हैं। देवबंद में AK-47 लूट ली जाती है, आज तक बरामद नहीं हुई है। आपको पता होगा राजा भैया के एरिया में सीओ को गोली। संदीप भाई, क्या आतंकवाद खत्म हो गया देश से? आप मुझे ये बताइए, बता तो दीजिए, क्या खत्म हो गया है? क्या आप ये कहना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, वही आतंकवादी जो नहीं कहा आप उसको घुमा रहे हैं। अरे आतंकवादी संसद में पहुंच गए हैं। साध्वी प्रज्ञा नाम की सांसद इस देश के अंदर, जिनके ऊपर आतंकवाद का मुकदमा है, बम बनाना जानती हैं और रूलिंग पार्टी की मेंबर हैं। अब तो आतंकवादी देश की संसद के अंदर आ गए हैं। आज तक कभी नहीं हुआ था, ये समझना पड़ेगा हमें। के बारे में आपको बता दूं, प्रज्ञा ठाकुर किसको हरा के आई है जनता? अरे आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कितना एक पार्टी के गाने गाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश की संसद के अंदर आतंकवादी आ गए हैं, ये शर्म का विषय है कि नहीं है? आज जैसे देश की संसद के अंदर आतंकवादी बम बनाने वाले लोग संसद के अंदर आ बैठे हैं, बताइए, जिन पे मुकदमे दर्ज हैं,
बम बनाने के। दिल्ली के अंदर नहीं घुस पाते, जो संसद के अंदर घुस गए कांग्रेस राज में, वो आज। अरे भाई साहब, ये तो संसद के अंदर इन्होंने सांसद बना दिया ऐसे लोगों को, इन पे भी तो चर्चा कीजिए। जनता ने बनाया है, जनता ने नहीं बनाया, इस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। नहीं, चुना तो जनता ने है ना। नहीं संजय, टिकट दिया ना आप तो, यानी कि उसकी आइडियोलॉजी को ये एंडोर्स करती है सरकार। नहीं तो लोग नकार आतंकवादी का विरोध करेगी, लोग नकार सकते हैं। कैसे आतंकवादी का विरोध करेगी जब ये इसको एंडोर्स करते हैं? कैसे आतंकवादी का विरोध करेंगे ये, जब आतंकवादियों को ये संसद में बिठाते हैं? तो पहले तो एंडोर्स ये करते हैं ना, टिकट देते हैं। और मैं आपसे एक और जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 45% सांसदों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप उठा के देख लीजिए। तो एंडोर्स करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एंडोर्स करती है, फिर अपनी सफेद बताती है। गौरव मिश्रा, गंभीर और बड़े आरोप आपके ऊपर, आपने पूरी चर्चा को सुना। कांग्रेस प्रवक्ता भी, समाजवादी पार्टी के नेता भी लगातार यही कह रहे हैं कि रवैया भी सिलेक्टिव है, विशेष टारगेट किया जा रहा है और अपनी पार्टी के लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। बढ़ावा देने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सीधे मंत्र पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सीधा संदेश है सबका साथ सबका विकास। और जब सबका साथ और सबके विकास की हम बात करते हैं तो वो समाज में सबसे पिछड़ा जो व्यक्ति होता है, जिसकी कोई जात नहीं होती, कोई उसका धर्म नहीं होता, सिर्फ उसका एक ही पहचान होता है, वो गरीब होता है। गरीब को ऊपर लाना, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे किसी भी समाज से हो। आज जन कल्याणकारी जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की चल रही हैं, उसमें कोई भेद नहीं हो रहा है। रही बात इन पर कार्रवाई की, जो भी व्यक्ति, चाहे वो भ्रष्टाचार के माध्यम से ऊपर पहुंचा हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, समस्या ये है कि इन माफियाओं पर जो कार्रवाई हो रही है, ये माफिया कहीं न कहीं इनके राजनीतिक हित को साधने के लिए बहुत बड़े साधक हुआ करते थे। इनके लिए राजनीतिक कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़े पिलर्स हुआ करते थे। पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था में छद्म रूप से पैरेलल इंजन की व्यवस्था काम करती थी। आज उनकी जड़ें कमजोर हो रही है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको कमजोर किया जा रहा है। दिलीप राय अभी उनको सजा हुई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। स्वच्छ और स्वच्छ अभी तो कोयला के घोटाले के अंदर अभी तो सजा हुई है, 10 दिन भी नहीं हुए। ये क्लींजिंग की जो दिलीप राय, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? ये जनता की अपेक्षा और जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुंह में राम बगल में छुरी सौंपी है और सब भारतीय जनता पार्टी उसी की अपेक्षाओं। भारतीय जनता पार्टी का तो बता रहा हूँ, दिलीप राय कोयला घोटाला के अंदर अभी उनको सजा हुई है। ये तुलना कर रहे हैं मुंबई के आतंकवादियों की, जो 5 आतंकवादी 4 आए और अरे आतंकवादियों की तो आप पार्टी है, गॉडसे की पार्टी है, आतंकवादी की पार्टी है। संसद से जो चुनी हुई है, जो चुन करके जनता ने संसद में भेजा है, ये उन आतंकियों की तुलना कर रहे हैं जो संसद। अरे आप उसको बताइए, मेरे साथ नारा लगाएंगे, गॉडसे मुर्दाबाद। देश का सबसे पहला आतंकवादी है, जिसको आप मानते हैं, जिसका आपने मंदिर बनाया ग्वालियर में, आप उस पर बात नहीं करेंगे, साध्वी प्रज्ञा पे बात नहीं करेंगे, और आप बात करने चले सफाई करने की। मोदी जी, योगी जी के पहले विचारधारा साफ कीजिए अपनी। बाहर आ गए हैं तो इनका दर्द स्वाभाविक है, लेकिन जनता सबसे बड़ी शक्तिशाली, सबसे बड़ी शक्ति जनता के हाथ में होती है। वो इनको भी सिखा देगी आने वाले चुनाव में। बता तो दिया जनता ने भाई साहब, आपको सब जगह एक एक करके बात कर रही है। स्थापित हो रहा है और काम होगा। तारिक, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? देखिए, गौरव भाई ने बहुत अच्छी बात कही, सबका साथ सबका विकास को लेकर। गौरव भाई, इलेक्शन चल रहा है बिहार में, यही जो सबका साथ सबका विकास की बात आप कर रहे हैं, उतना ही सच जुमला वैसा इलेक्शन में भी बोलकर तो दिखाइए। आप इलेक्शन में सिवाय पाकिस्तान, आतंकवाद, जो फर्जी है, अपने आतंकवादी की बात नहीं करते हैं कि आपने जिस आतंकवादी को अपने साथ सांसद में बैठा लिया है और दहिया बगैया कर रहे हैं, उसकी बात आप नहीं कर रहे हैं। आपने टिकट ही क्यों दिया? क्यों देखा वो बरी हो गई, नहीं हो, आज भी उनको पर मुकदमे है। अब आप जिन लोग को माफिया कह रहे हैं, अतीक हो गए, चाहे मुख्तार अंसारी हो गए, उनके कितने मुकदमे तो बरी हो गए। उनके मुकदमे विड्रॉ नहीं किए किसी गवर्नमेंट ने, हम लोग की किसी गवर्नमेंट ने उनके मुकदमे विड्रॉ नहीं किए, तो वो बरी हुए हैं। और उनको बरी कराने में हमारा हाथ नहीं है। आपके वहां को आपके मुख्यमंत्री अपने मुकदमे विड्रॉ करवा रहे हैं। विड्रॉ क्यों करवा रहे हैं? आप भी बरी होते हैं ना। अपने आप को पास बताने का तरीका यह है कि कोर्ट आप इत्मीनान रखिए और आपका मामला कोर्ट से बरी हो जाएगा। आप विड्रॉ क्यों करा रहे हैं? इसका मतलब है आपने जो भी आपके ऊपर मुकदमे हैं वो बिल्कुल सही है, इसीलिए आप विड्रॉ कर रहे हैं। आपने उसको कर्नल सोहित को भी बाहर निकाला। आपके जो सबसे बड़े आदमी थे, आपके जो पत्रिका छापते हैं, वेद प्रकाश वैदिक, वो हाफिज सईद से मिलकर आए। आज तक वो बंदा एक बार किसी ने पूछा भी नहीं हाफिज वेद प्रकाश वैदिक से कि तुम हाफिज सईद से मिलने पाकिस्तान क्या करने गए थे, उससे क्या बात करके आए हो, क्या सेटिंग करके आए हो, क्या कुछ करके आए हो।
क्या वो आतंक, अगर तारिक अहमद लारी जाता हाफिज सईद से मिलने तो आतंकवादी गिरफ्तार होता कि नहीं होता? गिरफ्तार होता, उससे पूछताछ होती, चाहे कुछ भी बातचीत होती, लेकिन पूछताछ तो जरूर होती। लेकिन तारिक अहमद लारी का नाम होता तो तारिक अहमद लारी तो सीधे देशद्रोही होता और गिरफ्तार होकर आज तक जेल में बैठा होता पिछले 7 साल से। लेकिन आपके गए थे, वेद प्रकाश वैदिक गए थे, आरएसएस के लेखक गए थे, इसलिए उनसे पूछताछ करने की भी सहमत सरकार ने नहीं उठाई। पूछा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाकायदा हाफिज सईद और भारत सरकार के बीच वेद प्रकाश वैदिक ने कोई संबंध स्थापित करवाया है जाकर। और ये इतिहास गवाह है कि पत्रकार जो इस तरह के होते हैं, कई पत्रकार आपको बाहर भी देख लीजिए, कई पत्रकार जो सीआईए के एजेंट भी होते हैं, वो बीच की मीडिएशन भी कराते हैं आतंकवादियों और सरकारों पर भी, और वो ये सब काम करते हैं। तो क्या मैं मान लूं कि वेद प्रकाश वैदिक आप लोगों के एजेंट होते हुए जाके उन्होंने वहां पर सरकार का कोई मीडिएशन किया है, उनसे कोई बातचीत की है, कोई समझौता किया है? क्या करोड़ों रुपए की डील उनसे हुई है कि तुम यहाँ पे बम ना फोड़ो, हम तुम्हें करोड़ों अरबों रुपए देंगे, इसीलिए वो यहाँ पे बम नहीं फोड़ रहा? हम लोग के टाइम पे तो कोई डीलें होती नहीं थी, इसलिए बम फूटते थे। वो तो आप लोगों ने तो फिटिंग कर रखी, आप लोगों ने पैसा ले, भैया जो करना कश्मीर में करते रहो, इस तरफ ना आना, हम करोड़ों रुपया देंगे तुमको करने के लिए। ये सब डील होकर आई है, हम तो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने कोई जानकारी तो हासिल करी नहीं, ना जनता को बताया आपने। आपका काम है कि जनता को आप सारी जानकारी दें, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता द्वारा भेजे गए हैं ताकि जनता को सारी जानकारी मिले और जनता के हित में काम करे, ना कि संसद में आप आतंकवादियों को बैठाएं। ये ना कहिए कि उनको जीता दिया तो ये हो गया। सबको मालूम है जीत हार कैसे हो रही है। इस समय बिहार का इलेक्शन चल रहा है, अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हो गए तो मैं मान लूंगा कि ईवीएम का खेल नहीं है, और अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं हुए तो प्योर ईवीएम का खेल हमको सामने दिख रहा है। ठीक है, ये वहां की थ्योरी है, समझ के चलिएगा। ठीक है। और ये पूरे देश का चीज वहीं से तैयार है, ये तो सामने आ जाएगा, अभी चंद दिन की बात है, सामने आ जाएगा कि ईवीएम की थ्योरी है कि वाकई में इलेक्शन होता है और फ्री फेयर इलेक्शन हो रहा है। ठीक है। जो इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जिसका नाम है अमेरिका, अमेरिका तो बैलेट बॉक्स से तो वोटिंग कराता है, वो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग करा रहा है? ठीक है तारिक जी, आऊंगे आपके पास। संदीप जी, आपसे मेरा सवाल, ये जो भू माफियाओं पर, बाहुबलियों पर, दबंगों पर ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या इससे उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है? इस चीज से छवि बदलती है और बदलेगी, हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की छवि बदली है। उत्तर प्रदेश में हमने वो चीज देखी है कि अपने घर से जो आदमी बाइक लेकर शहर कस्बे तक क्या जाता इन्हीं था, कार्रवाई का नतीजा है कि ईज ऑफ वालों- डूइंग में छलांग मारकर 2 नंबर पर आ गया प्रदेश? देखिए मोनिका जी, हर चीज में टाइम लगता है, इमेज बिल्ड होने में भी टाइम लगता है। आप वेट करिए और यकीन मान के चलिए, जिस तरीके से देख रहे हैं आप यहाँ के शहरी लोगों को पूछिए, ग्रामीण अंचल में जाके देखिए जिस तरीके से चोरी होती थी, लोगों के खेतों से ब्लॉक को खोल लिए जाते थे, पंखे खोल लिए जाते थे, इंजन उठा लिए जाते थे, लोगों की बाइक छीन ली जाती थी, कारें छीन ली जाती थी, तो समाज में बदलाव है। लड़कियों के साथ बड़ी गलत तरीके से लड़के स्कूल जाने में डरने लगी थी। माहौल धीरे धीरे बदल रहा है और मैं मानता हूं कि इसी तरीके से चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री भी आएंगी, कंपनियां आएंगी, इन्वेस्ट होगा और हिंदुस्तान यूपी का माहौल बदलेगा। ठीक है संजय गुप्ता, आपकी एक बात को मैं पॉइंट आउट करती हूँ। आपने कहा था कि पिछली सरकारों में इस तरह की बातें नहीं होती थी कि किसी जाति विशेष के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है, लेकिन पिछली सरकारों में तो कार्रवाई भी नहीं होती थी। इन्हीं के राज में तो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इन माफियाओं ने, इन भू माफियाओं ने और दबंगों ने, बाहुबलियों ने। नहीं, कैसे आप कह सकते हैं कार्रवाई नहीं होती थी? आपने आंकड़ा उठा के देखा है? बताइए, आपने चर्चा कर, मोनिका जी सुनिए एक मिनट मेरी बात को, आपने आंकड़ा उठा के देखा है क्या? कितने लोगों पे मुकदमे दर्ज किए गए? आपके पास आंकड़ा है? नहीं है। सुनिए आप 2 मिनट नहीं, आप सुन लीजिए ना। इस तरह मेरे को एतराज है, मुझे इस तरह की चर्चा पे एतराज है कि जब आप कंडक्ट करते हैं ना तो गलत है ये। सुनिए, मैं चाहती हूँ कि आप फैक्ट पर बात करें। अब फैक्ट पे आप करने, आप पहले डिसीजन कर दे रही है कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस देश के अंदर आईपीसी पहले नहीं था, आज बनाया क्या आईपीसी? आईपीसी आज बीजेपी ने बनाया क्या? इससे पहले आईपीसी नहीं था। आप मुझे बताइए, ये गलत चर्चा का तरीका है। आप सुनिए, मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। आप सुनिए ना, नहीं आप गलत तरीके से प्रश्न पूछ रही थी, मैं उसका दूसरा जवाब देता हूँ आपको। अब अरे भाई साहब एक मिनट, मैं कह दूं अपनी तारिक भाई, मैं बात कह दूं। तारिक जी आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी बात रख दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अरे सर तारिक एक सेकंड दोबारा भाई साहब मैं एक मिनट बात कह दूं अपनी।
भाई साहब एक सवाल करो। अरे भाई साहब एक मिनट, क्या जर्नलिज्म को यह सिखाया जाता है? मैं जर्नलिज्म की टीचर करता हूँ, क्या जर्नलिज्म को इस तरह से बात करना आपको सिखाया गया है कि आप इस तरह सवाल करेंगी? तारिक, आपकी आवाज ठीक से नहीं है। चलिए मैं अपनी बात रखूं सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपसे सवाल जो आप कहना चाह रहे हैं पूरी बात आप लेंगे। अभी संजय राजेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि इससे अलावा जरूरी बात यह भी है जो आपने प्रश्न पूछा, इससे पहले कार्रवाइयां हमेशा होती रही हैं, हजारों लाखों मुकदमे लंबित हैं। इस सरकार के आने से पहले यदि कार्रवाई नहीं होती तो वो लंबित कैसे होते? मगर हमारा नजरिया ऐसा है, हमें फीलिंग ऐसी आ रही है कि जब से प्रधानमंत्री जी इस देश के अंदर ये प्रधानमंत्री बने, जब से ये देश का निर्माण हो गया, इससे पहले तो ये देश था ही नहीं। मगर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपने कहा भी ये सफाई कर रहे हैं, किसकी? किसान की। 2 अक्टूबर को इस सरकार ने किसानों को डंडे मारे दिल्ली के यूपी गेट के ऊपर, तो ये सफाई किसकी कर रहे हैं? किसान की, किसान के राइट्स की। किसान को खत्म कर रहे हैं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। और किसके लिए काम करते हैं? उद्योगपतियों के लिए। पूरे देश के अंदर तो जीडीपी लगातार नीचे जा रहा है और अंबानी की संपत्ति बढ़ती जा रही है। कौन सा फार्मूला है? और आप ये देखिए कितने आज बैंकरप्ट हो गए हैं। 10 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया है, एक पैसा किसान का माफ किया क्या? मुद्दे मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ। ये मुद्दा है, आपने सफाई की बात की है, ये अपराधियों की सफाई नहीं है। आप ये बताइए, अपराध की सफाई नहीं है, अपराधियों की नहीं है। नहीं, मेरे को दिक्कत ये आप डिरेल कर रहे हैं, आप किसानों पे चले गए, आप अर्थव्यवस्था पे। आप ये बताइए ना, आपराधिक जो मामले हो रहे हैं, क्या उसमें कार्रवाई नहीं हो रही? करते हैं कि आज से पहले मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्या ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपकी चर्चा गलत है। हमने कहा वो सवाल गलत है, आपकी प्रेजेंटेशन गलत है। माफ कीजिए, आप सवाल बिल्कुल गलत है। नहीं, आप किसानों को जा रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं क्या? यहाँ पे आपने कहा आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, गलत कैसे कह सकते हैं आप? ये बात कह रहे हैं वो गलत है। आप क्षमा मांगिए, आप क्षमा मांगिए, आप देश से क्षमा मांगिए कि आप गलत चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्यों? आप बताइए कि चर्चा क्यों आप गलत बात कर रहे हैं? कई बार अवॉइड करते हैं हमेशा एक सवाल पे। नहीं, एक सेकंड, इस देश के अंदर कार्रवाई हुई है। एक मिनट, आप गलत चर्चा कर रहे हैं आप। नहीं, आप शुरू से मैं देख रहा हूं, मैं नहीं आप गलत चर्चा कर रहे हैं। आप लगातार गलत चर्चा कर रहे हैं। आप ये बताएं, आप गलत चर्चा कर रहे हैं। किसानों पे बात ही नहीं कर रहा। आप अभी हमारी जो किसानों की बात मैं बता रहा हूं, किसानों की बात, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। बताइए ना, किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो वो बताइए। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। नहीं, आप कह रहे हैं किसान जो मारा गया, किसान बेरोजगारी। अरे आज क्यों नहीं? मुद्दा ये नहीं है, मैंने बेरोजगारी की बात नहीं करी, अलग अलग मुद्दे मैंने बेरोजगारी का नाम भी नहीं लिया। आपने फिर बोल रहे हैं, फिर आप किसानों, मैंने एक बार भी बेरोजगारी का नाम नहीं लिया। आप इस पे बात, मैंने कहा ये सरकार उद्योगपतियों के लिए काम करती है, गरीब आदमी किसान की सफाई कर रही है, अपराधियों की सफाई नहीं कर रही है, धर्म के आधार पर सेलेक्टिव काम करती है। ऐसा मैसेज लोगों के बीच में, ये मैंने पहली बार में कहा। और मैंने ये भी कहा कि कोई भी सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र की या प्रदेश की, अगर इन डॉन्स के खिलाफ अगर कार्रवाई करती है, हम स्वागत करते हैं। हमने ये भी कहा। और इस बात के लिए हम ये समझते हैं कि ये देर से की गई कार्रवाई है और पहले से कर देनी चाहिए थी। हम उसका समर्थन करते हैं। मगर ये बात कैसे आती है कि इससे पूर्ववर्ती सरकार ने किसी ने आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई ये गलत है ना, उसे नहीं नकारा, चर्चा गलत है। नहीं, ठीक है, उसे नहीं नकारा जा सकता। हुई है कार्रवाई, ऐसा नहीं। और मैंने आपको बताया, आज भी कार्रवाई जो है ना, गरीबों को दबाने के लिए की जा रही है, किसान को दबाने के लिए की जा रही है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है, अपराधियों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये हम कहना चाहते हैं। संदीप, मैं निष्पक्ष जवाब आपसे इस पे चाहता हूं क्योंकि अब वक्त की भी कमी है। ये जो आरोप हैं कि गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इससे कोई संदेश नहीं जाएगा, सिलेक्टिव रवैया है, इसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए राजेश जी, अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो पूर्ववर्ती सरकारें रही, जब भी यहाँ पे गरीब थे, पूर्ववर्ती सरकारें थी, जब भी मेरे देश का किसान परेशान था, कोई टिकैत साहब आज तो पैदा नहीं हुए, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब टिकैत साहब ने स्टार्ट किया अपना धरना प्रदर्शन और सारी चीजें, और आज भी आपने देखा होगा राकेश टिकैत धरने पे बैठे हुए हैं। तो किसानों की समस्या लगातार बनी रही है, गरीबों की समस्या लगातार बनी रही है, उन पे काम करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज आपका मुद्दा जिस तरीके का था, जिन बाहुबलियों को लेकर था, जिन अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर था, वो एक बहुत अच्छी चर्चा थी और इनके ऊपर नकेल कसी जानी चाहिए। क्राइम करने से पहले किसी के भी अंदर डर होना चाहिए। और जिस तरीके की आज की तारीख में एक्शन हो रहे हैं, हाँ, उसमें किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष सरकारों को काम करना चाहिए। और आने वाली सरकारों से भी हमें ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि राजनीति की जगह कीजिए, राजनीतिक बहस राजनीतिक मुद्दों पर कीजिए, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए। बिल्कुल। लेकिन
क्राइम को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव मिश्रा आपका भी, तारिक अहमद आपका भी बहुत शुक्रिया और संजय गुप्ता आपका भी शुक्रिया। तो सवाल यही है कि जो कार्रवाई हो रही है क्या उससे एक निष्पक्ष और एक साफ सुथरा संदेश जाएगा माफियाओं के खिलाफ, क्योंकि अब अगला नंबर अतीक के बाद, मुख्तार के बाद अबू सलेम के करीबियों का आने वाला है। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या इससे प्रदेश की छवि बदलेगी।